Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be continuing with spin coupling. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने स्पिन कपलिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया था और हमने ये देख लिया था कि स्पिन कपलिंग कब होती है, जब हमारे दो मैग्नेटिक इनइक्विवेलेंट न्यूक्लियाई ज्यादा पास आ जाते हैं तो उन दोनों न्यूक्लियाइज का जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है और वही चीज हमको स्पेक्ट्रा में सिग्नल की स्प्लिटिंग द्वारा देखने के लिए मिलती है। और जो हमारा सिग्नल स्प्लिट होता है उसी को हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और हमने मल्टीप्लिसिटी की जो टर्मिनोलॉजी है सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, वो भी देख लिया था कि कितने प्रोटॉन्स से स्प्लिट होने के बाद हमको क्या मल्टीप्लिसिटी मिलती है। और साथ ही में हमने एक पैरामीटर और देखा था जो कपलिंग के एक्सटेंट को बताता है, विच इज कपलिंग कांस्टेंट J एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज बिकॉज किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आपका कपलिंग कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहेगा। तो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। तो जब आप उसको हर्ट्ज में एक्सप्रेस करेंगे तभी वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा। अगर आप उसको पीपीएम में एक्सप्रेस करेंगे तो जैसे ही आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगी आपका कपलिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अभी हम आगे स्पिन कपलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे और जितना मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद स्पिन कपलिंग का जो एक बेसिक है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हमको अलग अलग तरीके से कपलिंग देखने मिलेगी, फिर वो तो एक अलग सिनेरियो हो गया। बट स्पिन कपलिंग का जो एक बेस है वो जो आज मैं बताने वाला हूं वो हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्पिन कपलिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमको उसको प्रिसाइजली बोलना चाहिए न्यूक्लियर स्पिन कपलिंग। और अभी जिन न्यूक्लियाइज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हमारे न्यूक्लियाइज कौन से हैं जिनका न्यूक्लियर स्पिन है हाफ। मतलब अभी हम किन की बात करें, जैसे 1H 13C। तो इन सभी न्यूक्लियाइज का जो न्यूक्लियर स्पिन है वो हाफ है। तो अभी हम उन्हीं की न्यूक्लियर स्पिन कपलिंग को पढ़ रहे हैं। और हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, इथाइल ब्रोमाइड देखा था। इथाइल ब्रोमाइड है, ये तीनों प्रोटॉन्स आपके सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है, ये दोनों प्रोटॉन्स आपके सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है और ये आपकी 3 सिग्मा बॉन्ड की डिस्टेंस की दूरी पर है, जो मैंने आपको बोला था कि एक नॉर्मल कपलिंग की डिस्टेंस है। और साथ ही में मैंने आपको एक और केस बताया था कि जब आपकी दूरी 3 सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा हो जाती है तो उस समय अगर आपका कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी आपकी कपलिंग को महसूस किया जाता है स्पेक्ट्रा में, और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। पर जो मेजरली आपको देखने मिलेगी वो यही वाली मिलेगी, 3 सिग्मा बॉन्ड की डिस्टेंस जिसमें होती है। तो ये 3 न्यूक्लियाई इन दोनों न्यूक्लियाई से मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट हैं। ये दोनों सेट ऑफ न्यूक्लियाइज दे आर मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट टू ईच अदर या फिर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो इन 3 का सिग्नल इन 2 की वजह से स्प्लिट होगा और इन 2 का सिग्नल इन 3 की वजह से स्प्लिट होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी की हमने बात की थी और हमने रीजन भी देख लिया था, क्योंकि हमारा पूरा जो एनएमआर बेस्ड है वो हमारा केमिकल शिफ्ट पे है। केमिकल शिफ्ट किस चीज पे बेस्ड है कि आपका डेल्टा ई का गैप कितना है, और वो डेल्टा ई का गैप ही आपका अफेक्ट हो जाता है जब एक दूसरे का स्पिन आपके लोकल मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। मतलब इन तीनों प्रोटॉन्स के स्पिन का जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा और इन दोनों का इन तीनों के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। तो वो अफेक्ट आया है जो मैग्नेटिक फील्ड में वो आपको स्पेक्ट्रा में डेल्टा ई के कम ज्यादा होने से दिखेगा, इसीलिए आपका सिग्नल स्प्लिट कर जाता है। आज हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वो स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो मल्टीप्लिसिटी की हमने बात की थी और एक चीज जो मैंने बताई तो है बट ऐसे प्रॉपर न्यूक्लियर स्पिन कपलिंग टॉपिक के अंडर नहीं बताई। मल्टीप्लिसिटी को क्या बोलते हैं,
फॉर्मूले में अगर देखना हो तो 2ni+1 से मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं i इक्वल हाफ की, तो इसलिए जब i हाफ पुट करोगे तो आपका जो यहाँ पे रूल बन जाता है वो बन जाता है n+1 रूल। इसीलिए जब भी आप प्रोटॉन NMR या 13C NMR पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसे n+1 रूल ही पढ़ने के लिए मिलेगा। तो n+1 रूल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये n क्या है, दिस n इज नथिंग बट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ये कौन से इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, ये वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जो मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं। आप यहां पे मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि ये 3 प्रोटॉन्स का सिग्नल है, इन 3 प्रोटॉन्स का सिग्नल इन 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट होगा। मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स जो आपस में तो इक्विवेलेंट हैं, इनकी वजह से इन 3 का स्प्लिट होगा। पर ये 3 प्रोटॉन इन 2 प्रोटॉन से मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो ये 2 प्रोटॉन which are magnetically non-equivalent to these 3 but they both are equivalent to each other। तो इसलिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ये 2 है। तो अगर आप बात करो मल्टीप्लिसिटी इन 3 की कितनी होगी, मतलब मल्टीप्लिसिटी इस CH3 वाले की कितनी होगी, दैट विल बी 2 + 1 = 3। तो इन 3 प्रोटॉन्स का जो सिग्नल आएगा वो आपका आएगा ट्रिपलेट, ठीक है। और इन 2 प्रोटॉन्स का, अब ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं इनका सिग्नल स्प्लिट हो रहा है इनकी वजह से। ये 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स व्हिच आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट टू दीस 2। तो m मल्टीप्लिसिटी ऑफ दीस CH2 इसका क्या आएगा 3 + 1 व्हिच इज 4 व्हिच इज क्वार्टेट, ठीक है। तो इसका आपको मिलेगा ट्रिपलेट और इन 2 का आपको मिलेगा क्वार्टेट। तो ये मल्टीप्लिसिटी 2ni+1 रूल से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमको समझना है कि स्प्लिटिंग हुई कैसे। तो आप देखिए जो हमारा हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपके 2 स्पिन स्टेट्स मैंने आपको बताई थी। जब भी आपका i इक्वल हाफ होगा तो देयर आर 2 स्पिन स्टेट्स, mi इक्वल -हाफ और mi इक्वल +हाफ। जो +हाफ है वो आपकी लो एनर्जी स्टेट है जिसको हमने अल्फा से डिनोट किया था, और जो आपकी -हाफ वाली है वो आपकी हाई एनर्जी स्टेट है, स्पिन स्टेट, जिसको हमने बीटा से डिनोट किया था। तो जो आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ईदर इट विल बी इन अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट, मतलब या तो वो अपने +हाफ मतलब mi इक्वल +हाफ में होगा या फिर वो अपने mi इक्वल -हाफ में होगा। अब क्या हो रहा है, अब ऐसा कुछ हुआ कि जो नेबर में आपका एक्टिव न्यूक्लियाई था, प्रोटॉन एक्टिव न्यूक्लियर। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी जान सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो कपलिंग है वो आपकी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हो रही है तो इसको बोलते हैं होमो कपलिंग, ठीक है। सपोज आपकी जो कपलिंग है वो 1H और 13C के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे आपके 2 अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस हैं तो इसको बोलते हैं हेटेरो कपलिंग, ठीक है। और वैसे तो मैं ये बात काफी बार बता चुका हूं पर एक बार फिर से बता देता हूं, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कार्बन से क्यों नहीं कपल कर रहा, क्योंकि जो नॉर्मली आपका एबंडेंस में कार्बन है वो आपका 12C है विच इज 98.9% एबंडेंट, और जो आपका 13C है जो आपका एक्टिव न्यूक्लियाई है वो आपका सिर्फ 1.1% ही एबंडेंस में है। तो इसीलिए इन प्रोटॉन्स से 13C का लगा होना इज काफी ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट का, मतलब आपको 100 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा जिसमें प्रोटॉन के साथ एक्टिव न्यूक्लियाई लगा होगा, मतलब NMR एक्टिव न्यूक्लियाई लगा होगा विच इज 13C। इसीलिए जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो आपके कार्बन से कपल नहीं करते हैं। लेकिन आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक केस बताया था HD,
तो वहां पे डायरेक्ट ड्यूटेरियम के साथ ही अटैच्ड था, तो वहां पे उसने कपल किया। और ये चीज सिर्फ तब है जब हम नेचुरली बात कर रहे हैं। सपोज आपने अपने मॉलिक्यूल को आइसोटोपिकली रिच कर दिया है, आइसोटोपिकली रिच का मतलब क्या हुआ कि आपने इंटेंशनली एक ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन किया जिसमें आपकी 13C ही प्रेजेंट है। ओके, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं कि इंटेंशनली 13C के साथ ही आप मॉलिक्यूल को डिजाइन करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उस सेंस में हम इसको बोलते हैं कि आपका आइसोटोपिकली रिच है। तो यहाँ पे आपको कार्बन के साथ भी कपलिंग देखने में मिलेगी। और कार्बन कार्बन से कपल क्यों नहीं करता, उसका भी सेम रीजन है। इट इज वेरी रेयर टू हैव टू 13C कार्बन्स टुगेदर इफ वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट नेचुरल एबंडेंस। अगर आप उस समय भी अपने हिसाब से इंटेंशनली एक ऐसा मॉलिक्यूल प्लान करो जिसमें सारे ही 13C है, तो आपको वहां पे भी कपलिंग देखने मिलेगी। ओके, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कपल करता है। जनरली हम NMR ही ऐसा रिकॉर्ड करते हैं विच इज हाइड्रोजन डिकपल्ड। तो इसीलिए आपको कार्बन 13C NMR स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के साथ कपलिंग देखने नहीं मिलती। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन डिकपल्ड NMR रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कार्बन विल श्योरली कपल विद हाइड्रोजन, बिकॉज कपलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्या है कि आपके आसपास कोई NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है और NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है और मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, यही दो चीजें चाहिए कि आपके नेबर में NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हो और मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हो। और अगर डिस्टेंस इतनी है कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो सिग्नेचर हमको स्पेक्ट्रम में दिखेगा ही दिखेगा। हम कैसे भी करके उसको रोक नहीं सकते, तो वो कपलिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप डिकपल्ड NMR रिकॉर्ड नहीं करते तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कपलिंग शो करेगा ही। और जब भी कार्बन हाइड्रोजन की कपलिंग हम बोलेंगे तो उस समय उसको बोलेंगे हम हेट्रो कपलिंग। वो नाम दिया गया है होमो कपलिंग, हेट्रो कपलिंग। ठीक है, तो ये फिर से मैंने एक स्पिन स्पिन कपलिंग का आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया है। अभी हम थोड़ा रिग्रेस अप्रोच में जाने वाले हैं, जो अभी मैं यहां से आपकी शुरू कर रहा था ना कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है वो या तो इसमें होगा या वो इसमें होगा। तो इसको मैं पूरे को रब कर देता हूं। और अभी जो हमारा पूरा मेन फोकस रहेगा, आप इसको थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। जनरली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पिन स्पिन कपलिंग को हमको ऐसे नहीं समझाया जाता जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको जनरली स्पिन स्पिन कपलिंग कैसे समझाया जाता है, जैसे कि आपके दो प्रोटॉन्स हैं, सपोज एक Ha हो गया और एक HX हो गया। तो स्पिन स्पिन कपलिंग को कैसे समझाया जाता है, ऐसे कि स्पिन स्पिन कपलिंग हुई तो रीजन तो यही दिया जाएगा कि क्यों हुई, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया तो इसीलिए कपलिंग हुई। अब एक प्रोटॉन की वजह से सिग्नल दो में ही क्यों टूटा, वो इसलिए टूटा बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे I इक्वल हाफ वाले न्यूक्लियस की। तो देखिए, अगर आपका Ha है, ये Ha HX को दो तरीके से देख सकता है। मतलब जब Ha अपना सिग्नल रिकॉर्ड करवा रहा है उस समय HX अल्फा में भी हो सकता है और बीटा में भी हो सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए Ha का सिग्नल जो सिंगलेट आना था वो अब डबलेट आ जाएगा। फाइन, सिमिलरली HX के लिए है, HX Ha को दो तरीके से देख सकता है कि Ha मेरा अल्फा में है या फिर बीटा में है। तो सिमिलरली इसका जो सिंगलेट आना था वो भी यहाँ इसका डबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। Ha के लिए ये इधर अल्फा और बीटा, और HX के लिए भी ये इधर अल्फा और बीटा। तो इसलिए जो आपका सिंगलेट था वो आपका डबलेट में दोनों में कन्वर्ट हो गया। अब सपोज आपका यहाँ पे तो एक प्रोटॉन है और HX आपके दो हैं। ठीक है, ये मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, जैसे हम स्पिन स्पिन कपलिंग को क्लासिकली मतलब समझ सकते हैं। ये क्लासिकल वे आप बोल सकते हैं समझने का। तो सपोज आपके यहाँ पे HX दो है और यहाँ पे आपका एक Ha है, तो HX वाला तो Ha की वजह से स्प्लिट होगा, तो इन दोनों का तो अभी भी वही डबलेट ही आएगा, बिकॉज ये Ha इट कैन बी इधर इन अल्फा और बीटा। बट जो Ha वाला है
HA वाला 2 HX को देख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से वही मल्टीप्लिसिटी अगर आप देखें तो HA की जो आपकी मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी हो गई 2 + 1 मतलब 3। तो इसके जो सिग्नल स्प्लिट होगा वो 3 में होगा, और उस 3 की भी हम पास्कल्स ट्रायंगल से इंटेंसिटी देख चुके हैं। कैसे? जो 3 वाला आपका सिग्नल आएगा उसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1। तो आप देखिए वो कैसे समझी जाएगी। अब आपके यहाँ पे 2 HX हैं, तो 2 HX में देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब जब HA HX की वजह से जो सिग्नल स्प्लिट होगा वो कैसे होगा। तो इसकी जो 2 स्पिन्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी देखिए, ये HX1 ये HX2, तो ये हो गया आपका अल्फा अल्फा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। एक पॉसिबिलिटी है दोनों बीटा बीटा, और एक पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। तो आप देख रहे हैं अल्फा अल्फा होने की पॉसिबिलिटी है 1 1, फिर एक पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। तो एनर्जी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम ही हैं, तो इसीलिए 2, और बीटा बीटा 1, तो 1:2:1। सिमिलरली अगर यहां पे मैं कर दूं 3, जैसे HX3 कर दूं, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय इन तीनों का सिग्नल तो इसकी वजह से स्प्लिट होगा, तो वो तो डबलेट ही आएगा अभी भी, इधर अल्फा और बीटा। और जो HA का सिग्नल है वो इन 3 प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट होगा, जो आपस में इक्विवेलेंट है बट इसके मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो अब आप देखिए क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, 3 है, तो मल्टीप्लिसिटी आपकी रहेगी 3 + 1 = 4, ठीक है। और पास्कल्स ट्रायंगल से अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे तो इंटेंसिटी आपकी आएगी 4 सिग्नल की 1:3:3:1। तो अगर इसको भी हमको क्लासिकली समझना हो तो उस समय देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो बनती है अल्फा अल्फा अल्फा, ओके। एक पॉसिबिलिटी बनेगी अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, और एक आपकी बन जाएगी बीटा बीटा अल्फा, ठीक है। एक आपकी रहेगी अल्फा अल्फा बीटा, एक रहेगी बीटा अल्फा अल्फा, और एक रहेगी अल्फा बीटा अल्फा, ओके। और एक पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी बीटा बीटा बीटा। तो आप समझ सकते हैं कि 1 3, क्योंकि ये 3 एनर्जी वाइज सेम ही होंगे, तो 1:3:3:1। तो ये बेसिकली क्लासिकल तरीका है समझने का कि हमारी जो स्प्लिटिंग होती है, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल हमको स्पेक्ट्रम में देखने मिलती है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। बट मैं आपको इससे भी ज्यादा भी एक रिगरस अप्रोच बताने वाला हूं, जिससे आपको बिल्कुल फुल एंड फाइनल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ओके। तो हम ऐसा एक सिंपली सिस्टम बेसिकली कंसीडर करेंगे जिसके अंदर हमारे 2 प्रोटॉन्स हैं, एक है हमारा HA और एक है हमारा HX। इन दोनों प्रोटॉन्स के साथ हम शुरू करेंगे। तो आप देखिए जो आपका HA वाला प्रोटॉन है, HA वाला प्रोटॉन भी आपका 2 तरीके में, 2 स्पिन स्टेट्स में हो सकता है ना, अल्फा में भी हो सकता है, बीटा में भी हो सकता है। तो जब वो अल्फा में होगा उस समय हम उसको बोलेंगे अल्फाई, अल्फा मतलब लो एनर्जी स्टेट, Mi = +½ वाली, ठीक है। और जब वो बीटा में होगा हम उसको लिखेंगे ऐसे बीटा। ये आपकी कौन सी स्टेट है, Mi = -½ वाली। सिमिलरली जो HX है वो आपका अल्फा X और बीटा X ऐसे डिनोट किया जाएगा, ओके। अब आप देखिए इन दोनों प्रोटॉन्स का आपको जो स्पेक्ट्रम में सिग्नल मिलेगा वो आपको किन 2 ट्रांजिशंस की वजह से मिलेगा। वो 2 ट्रांजिशंस आपकी ऑब्वियसली क्या है, अल्फा ए से बीटा ए। जो आपकी अल्फा ए से बीटा ए वाली ट्रांजिशन है, इसको देखिए एरो में ऐसे भी बना सकता हूं। ऐसे बनाने का मतलब है एब्जॉर्प्शन इमिशन, ठीक है। अगर ये मैं नहीं बना रहा हूं तो बेसिकली हमने बात की एब्जॉर्प्शन की, पर हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में चाहे आप एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड कर लो चाहे इमिशन रिकॉर्ड कर लो, अल्टीमेटली सेम ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये अल्फा ए से बीटा ए वाली एक ट्रांजिशन है जो हमको स्पेक्ट्रम में मिलेगी, और दूसरी ट्रांजिशन कौन सी है,
वो है आपकी ये। तो ये दो ट्रांजिशंस हैं बेसिकली जो आपको स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, और ये दोनों ट्रांजिशंस अगर इनमें कपलिंग नहीं हो रही है, ठीक है, सपोज these two protons H and HX they are not coupling with each other, तो आपको स्पेक्ट्रा के अंदर मिलेंगे दो सिंगलेट्स, ठीक है, एंड नो कपलिंग। ये आपका कंक्लूजन होगा। और अगर ये दोनों कपल करेंगे तो कपल करने की वजह से वही जो मैंने अभी बताया, ये इसको दो स्टेट्स में देख सकता है, इधर अल्फा और बीटा, और ये भी इसको दो स्टेट्स में देख सकता है, इधर अल्फा और बीटा। तो उस समय आपको मिलेंगे दो डबलेट्स, और उस समय हम बोलेंगे कि भाई न्यूक्लियर स्पिन स्पिन कपलिंग इज हैपनिंग, और इन दोनों प्रोटॉन्स को हम बोलेंगे कपल्ड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरऑल सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो को हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने स्पिन स्टेट्स बनाऊंगा। अब जब हमारा ये सिस्टम है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो हमारी स्पिन स्टेट्स थी, जब हम एक प्रोटॉन की स्टडी करते थे तो हम नॉर्मल स्पिन स्टेट्स बना लेते थे कि भाई एक अल्फा एक बीटा। अब जब यहाँ पे दो प्रोटॉन्स हैं तो उसी के हिसाब से स्पिन स्टेट्स बनेगी, और जो अभी हमारी स्पिन स्टेट्स बनेंगी दो प्रोटॉन्स के केस में, वो दो नहीं होंगी, दे विल बी 4। तो आपके पास यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब चार आपकी यहाँ पे स्पिन स्टेट्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी स्पिन स्टेट्स बनाई हैं, एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये बेसिकली एक टोटल सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में अभी हमने ये बात नहीं की है कि कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये बेसिकली अगर हम ऐसा एक सिस्टम हमने डिजाइन किया है विच इज हैविंग टू प्रोटॉन्स HA एंड HX, और उसके अंदर हमारे पास अल्फा ए बीटा ए अल्फा एक्स बीटा एक्स नामक चार तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम एक ऐसा स्पिन सिस्टम हमने अपने सामने बनाया है। अब मैं इसको आपके सामने यहाँ लेबल कर देता हूं। तो ये जो आपकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी दैट विल बी अल्फा ए अल्फा एक्स, ठीक है। और जो आपकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी दैट विल बी बीटा ए बीटा एक्स, और ये वाली जो आपकी बीच वाली स्टेट्स होंगी इनको आप बोलेंगे अल्फा ए बीटा एक्स, और ये आपका हो जाएगा बीटा एक्स सॉरी बीटा ए अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये आपकी एक सिस्टम है और आपकी चार यहाँ पे स्पिन स्टेट्स हैं। अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जैसा मैं पहले जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया तो उस समय जो रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल्स बनाते थे, तो ऐसे आपके सामने कुछ लेवल्स मैंने बना दिए हैं। तो अब जब ऐसे लेवल्स बन गए हैं तो हमको पता तो होना चाहिए ना कि सिलेक्शन रूल क्या है। आप देखेंगे अभी तक हमने इतना आगे हम NMR में आ गए हैं, पर हमने सिलेक्शन रूल की बात नहीं की, बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि अभी हमारा मेन फोकस पूरा रहेगा इंटरप्रिटेटिव NMR पे। तो हमने शुरू से NMR को इंटरप्रिटेटिव ढंग में समझा है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री वाला एस्पेक्ट देखें, मतलब जो NMR का एक्चुअल मतलब क्या बोले जिसके ऊपर NMR बिल्ड हुआ है, वो अभी तक हमने एक्चुअली देखा नहीं है। उसको जनरली हम जब NMR को फिजिकल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से पढ़ते हैं तब ये एक्चुअली चीजें पढ़ते हैं, बट फिर भी मुझको लगा कि न्यूक्लियर स्पिन स्पिन कपलिंग को बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको डीपली दिमाग में बैठ जाए, तो ये वाला एस्पेक्ट बताना जरूरी है। तो अब जब हम इस वाले एस्पेक्ट पे पहुंचे हैं तो इस समय हमको सिलेक्शन रूल की बात भी करनी होगी। वैसे अगर आप थोड़ा 5 मिनट बैठ के सोचेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप गेस भी कर पाएंगे कि NMR के अंदर सिलेक्शन रूल क्या है। वैसे तो अभी मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। जो NMR का सिलेक्शन रूल है दैट इज डेल्टा Mi इज इक्वल्स टू +-1। और अब आप देखिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में क्यों आ जाता है, बिकॉज हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि जब भी प्रोटॉन NMR या 13C NMR की बात करेंगे जिसमें I की वैल्यू हाफ है, उसमें हमारे पास स्पिन स्टेट्स ही दो हैं, एक नीचे +½ फिर -½
तो जब स्पिन स्टेट्स ही दो हैं और ट्रांजिशन हमारी हो ही रही है, तभी तो हमको स्पेक्ट्रा मिल रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन उन दो स्टेट्स के बीच में ही तो हो रही है। तो आप ऑटोमेटिकली देख ही सकते हैं जब एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है, तो दोनों स्टेट्स का डिफरेंस क्या हुआ 1, और इमिशन करोगे तो -1, तो वो ही आपका सिलेक्शन रूल है, डेल्टा mi इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो ये आपका सिलेक्शन रूल है, ठीक है। अब आप देखिए हमने ये बात कर ली थी कि इस सिस्टम में जो आपकी ट्रांजिशंस होंगी वो किन स्टेट्स के बीच में होंगी, अल्फा से बीटा वाली स्टेट होगी जब भी आपकी ट्रांजिशन हम बोलेंगे, और आपका सिलेक्शन रूल है +-1। तो ये जो आपकी स्पिन स्टेट्स बनी है, आप इसमें खुद देख सकते हैं कि कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो जो ट्रांजिशन आपकी पॉसिबल होगी आप खुद देखिए, अल्फा ए से बीटा ए, अल्फा एक्स कॉमन रहेगा, तो एक ट्रांजिशन तो आपकी होगी ये, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे मैं डबल हेडेड एरो बना रहा हूँ। डबल हेडेड एरो बनाने का मतलब बस यही है कि एब्जॉर्प्शन हुआ इमिशन हुआ, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम कंसीडर कर रहे हैं। फिर दूसरी ट्रांजिशन आप देखिए, अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, ये सेम है, तो एक आपकी हो गई ये, ठीक है। एक ट्रांजिशन आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा एक्स टू बीटा एक्स, ठीक है। और एक ट्रांजिशन आपकी हो जाएगी अल्फा ए टू बीटा ए, बीटा एक्स यहां पे सेम रहेगा। तो ये आपकी यहां पे 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस वाली में हमने अल्फा ए से बीटा ए गए, इस वाली में अल्फा एक्स टू बीटा एक्स गए, इस वाली में अल्फा ए टू बीटा ए गए हैं फिर से, और इस वाली में अल्फा एक्स टू बीटा एक्स गए हैं फिर से। मतलब मैं इनको नंबर दे देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये आपका 1 2 3 4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाली आपकी अल्फा ए से बीटा ए है, और दूसरी अल्फा ए से बीटा ए कौन सी है, सेकंड वाली। सेकंड वाली भी आपकी अल्फा ए से बीटा ए है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कपलिंग की बात नहीं करी है। अभी तक ये नॉर्मल सिस्टम है जिसके अंदर कपलिंग नहीं हुई है, बस दो प्रोटॉन्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कपलिंग नहीं हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी अभी परटर्बेशन या एनर्जी में हेरफेर नहीं किया है। नॉर्मल स्पिन स्टेट्स को डिजाइन सिर्फ बनाया है विदाउट एनी कपलिंग, कंसीडरिंग एनी कपलिंग बिटवीन टू न्यूक्लियाइज, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड आर एसेंशियली सेम, और सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर सेम, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपकी सेम है, थर्ड और फोर्थ आपकी सेम है। सेम होने का मतलब क्या है कि ये डीजेनरेट है बेसिकली, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन जब आपकी होगी तो स्पेक्ट्रम में वो एक ही जगह आएंगी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ भी आपकी डीजेनरेट है, पर ये आपस में अलग हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड आपस में तो सेम है लेकिन थर्ड और फोर्थ से अलग है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका स्पेक्ट्रा होगा उसमें आपको इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी और इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी, और वो दोनों लाइन एक दूसरे से अलग होंगी। मतलब ये स्पेक्ट्रा है आपका, तो एक लाइन मिली फर्स्ट एंड सेकंड के करेस्पॉन्डिंग और एक लाइन मिली थर्ड एंड फोर्थ के करेस्पॉन्डिंग, बट दे आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ओके, बिकॉज इन दोनों की एक दूसरे से एनर्जी अलग है। तो यही तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जब हमारी कपलिंग नहीं हो रही है उस समय आपको स्पेक्ट्रम में 2 सिंगलेट्स मिलेंगे एंड देयर इज नो कपलिंग, ठीक है। तो ये अभी तक हमारा केस था जिसको हमने इस मॉडल की मदद से समझा। अब हमको क्या करना है, सिलेक्शन रूल आपको समझ आ गया होगा। अब हमको करनी है कपलिंग। ठीक है, अब आप कपलिंग करोगे तो अब क्या होगा, अब कपलिंग करने का मतलब है कि ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो देयर विल बी चेंज इन द एनर्जी ऑफ दीज स्पिन स्टेट्स।
उसी चीज को हम बोलते हैं पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन कब आया? व्हेन कपलिंग अकर्स। अब यहां पे क्या होगा, जब कपलिंग होगी, कपलिंग होने के बाद देयर विल बी अ कांस्टेंट चेंज इन एनर्जी, मतलब इन सभी स्पिन स्टेट्स की एनर्जी चेंज होगी, बट चेंज्ड बाय अ कांस्टेंट चेंज इन एनर्जी, मतलब सपोज दैट इज डेल्टा ई। ऐसा नहीं है कि सबकी एनर्जी अलग अलग चेंज होगी, सबकी एनर्जी एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से चेंज होगी, एंड सपोज दैट एनर्जी इज डेल्टा ई। तो होता क्या है, जो आपकी देखिए एनर्जी में चेंज किसका ज्यादा आया किसका कम आया, वो फिर एक अलग डिस्कशन है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, जो आपकी अल्फा अल्फा और बीटा बीटा वाली स्पिन स्टेट्स हैं, इनकी एनर्जी तो आपकी बढ़ती है, और जो आपकी बीटा अल्फा और अल्फा बीटा वाली स्टेट्स हैं, इनकी एनर्जी आपकी कम होती है। और वो मैंने आपको बोला कि जो चेंज आया है एनर्जी में, जो डिफरेंस आया है एनर्जी में, वो सब में कांस्टेंट आया है, विच इज डेल्टा ई। तो इसका जो लेवल है वो आपका बढ़ा और वो बढ़ के पहुंच गया यहां पे, ठीक है, क्योंकि बढ़ा है, और ये आपका घटा है और ये आपका घट के पहुंच गया यहां पे, और ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली डेल्टा ई है। सिमिलरली यहां पे भी ये डेल्टा ई है। ऐसे ही यहां पे होगा, इसकी एनर्जी तो घटेगी और इसकी एनर्जी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, और ये डिफरेंस यहाँ पे आपका डेल्टा ई है और यहाँ पे भी आपका ये डेल्टा ई है, ठीक है। तो अब आपकी जो स्पिन स्टेट्स पहले जो यहाँ थी, मतलब ये था आपका नो कपलिंग, और ये आपका कपलिंग की प्रेजेंस में, मतलब जब आपने कपलिंग को कंसीडर किया है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपकी स्पिन स्टेट्स की एनर्जी ऐसे चेंज हो गई है, तो अभी भी जो आपकी ट्रांजिशंस यहाँ पे पॉसिबल थी, वही ट्रांजिशंस आपकी यहाँ पे पॉसिबल होंगी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब आप बना लो, एक तो आपकी फर्स्ट से थर्ड में थी, एक आपकी ये थी, एक आपकी ये सेकंड से फोर्थ में थी, और एक आपकी ये थी। तो अगर अभी आप देखेंगे ना, अभी आपकी ये जो चार ट्रांजिशंस हो रही हैं, जैसे यहां पे चार थी, अभी भी चार ही होंगी, बट यहां पे क्या हो रहा था कि आपकी फर्स्ट और सेकंड डीजेनरेट हो गई थी, थर्ड और फोर्थ आपकी डीजेनरेट हो गई थी। बट जब आपने कपलिंग को कंसीडर किया और आपने अपनी स्पिन स्टेट्स की एनर्जी को कपलिंग के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, तो उस समय क्या होता है, जो आपकी चारों की चारों ट्रांजिशंस हैं वो अलग अलग एनर्जी की हो जाती हैं। अब ये निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि इनकी एनर्जी में कितना चेंज आया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि ये डेल्टा ई से बढ़ी है, ये डेल्टा ई से घटी है, ये वाली डेल्टा ई से घटी है, ये वाली डेल्टा ई से बढ़ी है। तो ये वाली मैथमेटिक्स आप खुद भी कर सकते हैं कि किस ट्रांजिशन में, देखिए जो एडिशन हुआ है और जो सब्ट्रैक्शन है वो 2 डेल्टा ई का हुआ है, तो ये आप यहां से खुद निकाल पाएंगे कि कहां पे 2 डेल्टा ई का एडिशन हुआ है और कहां पे 2 डेल्टा ई का सब्ट्रैक्शन हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अब चारों ट्रांजिशंस आपकी अलग एनर्जी की हैं, तो इसीलिए आपको जो स्पेक्ट्रा यहाँ पे ऐसे सिंगलेट सिंगलेट की फॉर्म में मिल रहा था, वो स्पेक्ट्रा अब आपको यहाँ पे ऐसे डबलेट डबलेट की फॉर्म में मिलेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जब आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है तो स्प्लिटिंग होने के बाद आपका एवरेज सिग्नल वही रहता है। और ये देखिए, ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, बिकॉज जो आपका चेंज इन एनर्जी है वो कांस्टेंट है, डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई। सिमिलरली जो आपका ट्रांजिशन के वक्त चेंज इन एनर्जी है वो भी कांस्टेंट ही है, मतलब आपका अगर कोई सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट था तो वो जितना लेफ्ट में हटेगा उतना ही वो राइट में आगे बढ़ेगा। वही चीज जो हमने कल भी बात की थी, मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि आपका ये सिग्नल यहाँ पे सपोज 3.5 ppm पे था, तो जब ये डबलेट पे स्प्लिट होगा तो ये लेफ्ट में 3.4 और राइट में 3.6 पर जाएगा। वो हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है, जो हमारा चेंज इन एनर्जी है वो लेफ्ट और राइट, मतलब जो सिग्नल की स्प्लिटिंग हुई है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हुई है, तो उस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको न्यूक्लियर स्पिन स्पिन कपलिंग को क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो हमारी स्पिन स्टेट्स हैं। अब देखिए, अगर आप इसी सेम डिस्कशन को
नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बढ़ा देते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे HA और HX1 और HX2 कर देते हैं, तो फिर ये और ज्यादा टिपिकल होता जाएगा, बिकॉज वहां पे और ज्यादा स्पिन स्टेट्स की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। बट ये सबसे सिंपल तरीका है जिसमें हमने सिर्फ 2 प्रोटॉन्स को कंसीडर किया है, फिर 2 प्रोटॉन्स की जो हमारी 4 स्पिन स्टेट्स हैं उनको विदाउट कपलिंग और कपलिंग के साथ समझा है, और इससे हमको क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों हमको 2 सिंगलेट मिलते हैं और क्यों हमको 2 डबलेट मिलते हैं। तो ये एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दिस इज बेसिकली होमोन्यूक्लियर कपलिंग। सो आगे का जो डिस्कशन है कपलिंग से रिलेटेड वो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वो हमको क्लियर होता रहेगा कि कैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कपलिंग ऑब्जर्व करते हैं। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कपलिंग को लेके, कि कब कपलिंग होती है, क्या डिस्टेंस रहती है, कपलिंग का एक्सटेंट कैसे बताते हैं, वो सब चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो and we will move ahead in NMR spectroscopy in our next video. So thank you so much for watching this video.